नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे की मौत के बाद एसटीएफ को इंतकाम की धमकी की खबर आई। इजराइल में अल-अक्सा मस्जिद में एक्शन का झगड़ा इतना बढ़ा कि इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम देश एकजुट होते देखने लगे। किम जोंग उन ने अपनी सबसे खतरनाक और नई मिसाइल दाग दी, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी अपने फाइटर जेट भेज दिए। और दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। ब्रेकिंग न्यूज है, अतीक अहमद से की जा रही पूछताछ पर अतीक अहमद ने यूपी पुलिस की एसटीएफ को खुली धमकी दे दी है। उसने साफ कहा है कि वो यूपी की एसटीएफ से बेटे की मौत का इंतकाम लेकर रहेगा। ये बता रहे हैं पुलिस के सूत्र। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया और उसके बाद से ही अतीक अहमद के बेहद दुखी और परेशान होने की भी खबर आई थी। ये भी कहा जा रहा था कि वो फूट फूट कर रोया है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा यह है कि इस बार अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही गुस्सा निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में वो टूट गया और उसने ये भी कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है और बर्बाद हो गया है। यूपी पुलिस की एसटीएफ को इससे पहले भी उसने असद की भूमिका के बारे में कुछ जानकारी दी थी और सूत्रों के मुताबिक उसने बताया था कि असद की भूमिका उमेश पाल हत्याकांड में रही थी। उसने यह भी माना कि वो असद ही था जो बंदूक लेकर कार से निकलता हुआ दिखा था। और सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने उस दिन की पूरी घटना एसटीएफ को बताया यह गया कि असद को केवल शूटरों का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेश पाल गली में घुसा असद को लगा कि काम बिगड़ सकता है। अतीक अहमद के मुताबिक उसी वक्त असद गाड़ी से उतर गया और उसने पिस्तौल निकाल ली। मतलब यह कि अतीक अहमद ने एसटीएफ को बताया कि वो असद ही था जो सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता दिख रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक का दावा है कि गाड़ी से पिस्तौल तान कर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छिपी हो सकती है। इस बात की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रयागराज की अदालत में एक बुर्के वाली महिला की तस्वीर अचानक वायरल हो गई और दावा किया गया कि यह महिला अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को टकटकी लगाकर देख रही थी। बुर्का पहने ये महिला कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये महिला ठीक उसी समय कोर्ट में आई जब अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। बिल्डिंग की एक ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी इस महिला की फोटो जैसे ही सामने आई, खलबली मच गई। दावा किया जाने लगा कि ये महिला शाइस्ता परवीन हो सकती है, जो अब तक प्रयागराज में ही छिपी हुई है। यूपी एसटीएफ लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही है। यहाँ तक कि शाइस्ता की तलाश में पुलिस प्रयागराज के अलावा भी कई शहरों में रेड मार चुकी है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही शाइस्ता की तलाश तेज हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पता चला कि शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए यूपी पुलिस ने नया प्लान बनाया है। पुलिस को लग रहा है कि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए उसकी मां शाइस्ता परवीन जरूर पहुंचेगी। इसीलिए महिला पुलिसकर्मियों की एक खास टीम बनाई जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जनाजे में महिलाओं की भीड़ में महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल शूटआउट में आरोपी है और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कोर्ट की एक तस्वीर ने पुलिस का नजरिया ही बदल दिया। अब पुलिस को यह लग रहा है कि हो ना हो शाइस्ता प्रयागराज में ही है और वो असद के जनाजे में जरूर शामिल होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि असद के जनाजे के रूट पर पड़ने वाले घरों पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस हर घर पर बारीकी से नजर रख रही है। पुलिस को लग रहा है कि इनमें किसी भी घर में शाइस्ता परवीन छिपी हो सकती है। उधर अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संपत्ति हड़पने के मामले में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें आरोप पत्र को रद्द करने की अपील की गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार पर संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस मामले में 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास पर फर्जी दस्तावेज बनाकर खाली पड़ी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा दोनों पर फर्जी तरीके से उस जमीन का नक्शा पास कराने और उस पर अवैध निर्माण करवाने का भी आरोप है। जबकि जांच में यह बात सामने आई कि यह जमीन मोहम्मद वसीम नाम के आदमी की थी, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद उस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था।
आजादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। लेकिन कुछ साल बाद यह जमीन फर्जी तरीके से किसी और आदमी के नाम कर दी गई। जांच में पता चला कि उसका नाम लक्ष्मी नारायण है। आरोप है कि बाद में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने साजिश के तहत जमीन को अपने नाम करा लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि संपत्ति को हड़पने के लिए दोनों ने अपनी दादी रबिया बेगम के जाली हस्ताक्षर करवाए थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि संपत्ति से जुड़े कागजों पर उनके पूर्वजों का नाम है और इसीलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद फर्जी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पैसे भेजता था। एक रोज पहले ही यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में यह दावा किया कि वो पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक फर्जी कंपनियों के जरिए ISI को हथियारों के पैसे भेजता था। सूत्रों के मुताबिक ISI एजेंट यूसुफ को अतीक ने पैसे भेजे थे, जो सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। और सूत्रों का कहना है कि अतीक कई बार यूसुफ से मिल चुका था। और ये बात भी पता चली कि जनवरी 2010 में असद और रूबी नाम के 2 पाकिस्तानी एजेंट को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। दोनों काफी वक्त से वहां नाम बदल कर छिपे थे और उन्होंने पासपोर्ट भी बना लिए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उस दौरान अतीक ने ही दोनों के पासपोर्ट बनवाने और उन्हें छिपने में मदद की थी। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ के भी तार पाकिस्तान और ISI से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक अशरफ नासिर नाम के ISI एजेंट के सीधे संपर्क में था और वो उससे कई बार मिल भी चुका था। उसी दौरान जून 2011 में सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले ISI एजेंट फुरकान अहमद को उत्तराखंड के रुड़की से गिरफ्तार किया था। और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में फुरकान ने मददगार के तौर पर अतीक अहमद का नाम लिया था। हालांकि उस दौरान इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक न सिर्फ ISI से जुड़ा था बल्कि वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के भी संपर्क में था, जिनकी मदद से वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार पंजाब के रास्ते मंगवाता था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर को रिक्रिएट किया। एक दिन पहले ही यूपी STF की टीम ने दोनों को पारीछा बांध के पास एनकाउंटर में ढेर किया था। हालांकि पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर से पहले यूपी STF की टीम ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें मार गिराया गया। असद और गुलाम को एनकाउंटर में कैसे ढेर किया गया, न्यूज 18 की टीम ने उसी जगह पर इसे रिक्रिएट किया। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पारीछा बांध के पास छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन जैसे ही STF की टीम दोनों को पकड़ने पहुंची, वो मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिसके बाद STF की टीम ने उनका पीछा किया। इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरे, गिरने के बाद वो पैदल भागे। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल से गिरने के बाद दोनों ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दोनों को ढेर कर दिया। और पुलिस को असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर वाली जगह से मुठभेड़ के बाद खून से सने खाली कारतूस मिले। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये कारतूस पुलिस की बंदूक से निकले या असद के हथियार से। एनकाउंटर के बाद वहां पहुंची पुलिस ने खून से सने कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। खाली कारतूस मिला है, ये दूसरा कारतूस यहाँ से मुठभेड़ वाली जगह से मिला है। इससे पहले पुलिस आई थी और इसको लेकर के गई। फोरेंसिक जांच से ये पता चल पाएगा कि खून से सने कारतूस किसकी बंदूक से निकले। इधर दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से CBI रविवार को पूछताछ करेगी। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। और अब CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया, लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी BJP पर भड़क गई। कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है, जिसके बाद BJP की तरफ से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया गया कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफर होता था। CBI के साथ ED भी इस मामले की जांच कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद ईरान ने एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों से बात की। उसने कंगाल हो चुके पाकिस्तान तक से मदद मांगी है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया। इससे पहले इस बारे में ईरान तुर्की से भी बात कर चुका है। सऊदी अरब और UAE से भी उसकी नजदीकी बढ़ रही है। इस बीच कतर और बहरीन ने तय किया कि वो एक बार फिर कूटनीतिक संबंध बहाल करेंगे। बदले हुए हालात के बीच दोनों देशों ने 6 साल बाद अपने रिश्ते को सुधारा। यही नहीं, इजराइल की मीडिया ने तो यह तक दावा कर दिया कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और ईरान उनकी अगुवाई कर रहा है। खुद इजराइल तक ने ऐसा दावा कर दिया। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा ने ईरान को ऐसा मौका दिया है जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि कुछ दिन पहले यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की पुलिस ने गोलियां चला दी थी
वो भी ऐसे समय जब फिलिस्तीन के हजारों लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे। आरोप लगा कि इजरायल की पुलिस ने मस्जिद के अंदर ग्रेनेड तक फेंके थे, जबकि इजरायल ने दावा किया कि वो कुछ नकाबपोश लोगों को पकड़ने वहां घुसा था। इस बीच अल अक्सा मस्जिद में एक बार फिर भगदड़ मच गई। आरोप लगा कि इजरायल की पुलिस ने एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों को परेशान किया। भगदड़ के वीडियो में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। यानी ईरान को इजरायल की घेरेबंदी का मौका एक बार फिर मिला, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों के संपर्क में है, उनसे बात कर रहा है। वैसे पिछले कुछ महीनों से ईरान लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में है, जिनमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने ईरान में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि यूएई, सऊदी अरब और ईरान को साथ लाने में चीन की भूमिका अहम रही। लेकिन इजरायल की अल अक्सा मस्जिद में गोलियां चलने के बाद ईरान उनके और करीब आ गया, क्योंकि इस बार यह झगड़ा यहूदी बनाम मुस्लिम होता नजर आया। ईरान ने इसे मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई की तरह पेश करना शुरू कर दिया और इजरायल की जड़ें खोदने के लिए उसे आसपास से घेरने लगा, क्योंकि इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया है। यानी इजरायल के खिलाफ लड़ाई में ईरान शिया और सुन्नी की लड़ाई भूल गया और आगे बढ़ गया। यही नहीं, ईरान ने अल अक्सा मस्जिद के मुद्दे पर इजरायल के खिलाफ पूरे देश में रैलियां निकाली, जिनमें ईरान के अलग अलग संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बीच ईरान ने छोटे बड़े हर मुस्लिम देश से बातचीत जारी रखी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अल अक्सा मस्जिद के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की। उसने यह भी दावा किया कि ईरान इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। इजरायल के इन दावों के बीच खबर आई कि कंगाल पाकिस्तान को यूएई से $100 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यानी मुस्लिम देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, या यूं कहें कि पुराने गिले शिकवे भूलकर साथ आ रहे हैं, क्योंकि 2 और मुस्लिम देश कतर और बहरीन के रिश्ते सुधर रहे हैं और दोनों 6 साल पुरानी दुश्मनी भूलकर कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं। बहरीन ने 2017 में कतर के साथ अपना संबंध तोड़ लिया था, क्योंकि वो सऊदी अरब के नजदीक आ गया था। लेकिन 2021 में सऊदी अरब और कतर के रिश्ते सुधर गए और अब बहरीन और कतर कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं। यानी इजरायल का दावा सच होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद की हिंसा ने तो इजरायल के खिलाफ माहौल को गर्म कर दिया है। खुद इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रमजान के बाद किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, और जिस तरह से ईरान एक के बाद एक मुस्लिम देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है, उससे लग रहा है कि इस जंग में ज्यादातर मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ईरान इसे मुसलमानों के वजूद की लड़ाई बता रहा है, जिसका असर यमन तक दिखाई दे रहा है। ईरान के बाद अब सऊदी अरब की हूथी विद्रोहियों से भी दोस्ती हो चुकी है। सऊदी अरब ने गिरफ्तार किए गए हूथी विद्रोहियों को रिहा करना शुरू कर दिया। हाल ही में सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन का दौरा किया था और वहां ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों से मुलाकात की थी, और उसी मुलाकात में यह तय किया गया था कि सऊदी अरब अपने यहां कैद हूथी विद्रोहियों को रिहा कर देगा। इसी कड़ी में सऊदी अरब से 125 कैदियों को लेकर एक विमान यमन की राजधानी सना पहुंचा। माना जा रहा है कि यह कदम सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच हुई दोस्ती को आगे बढ़ाएगा। असल में सऊदी अरब भी किसी तरह से यमन की जंग से निकलना चाहता है। हालांकि वो 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए ही लड़ाई में कूद पड़ा था। सऊदी अरब ने वहां की सेना के साथ मिलकर कई जगहों से उन्हें खदेड़ा, लेकिन फिर भी वो हूथी विद्रोहियों को यमन पर कब्जा करने से बचा नहीं सका। उधर ईद से पहले इजरायल में अलर्ट जारी कर दिया गया। इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला हो सकता है, जिसे रोकने के लिए इजरायल का आयरन डोम सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। क्योंकि इजरायल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईद से पहले अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि इजरायल के खुफिया विभाग को आशंका है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, जिसके पीछे ईरान का हाथ होगा। इसी खतरे को भांपकर इजरायल का आयरन डोम सिस्टम सक्रिय हो गया, क्योंकि अगर हवाई हमला हुआ तो आयरन डोम रॉकेट या ड्रोन को अपनी रेंज में आते ही पहचान लेगा, जिसके बाद वार्निंग सायरन बजेगा और रॉकेट या ड्रोन के 70 किलोमीटर की रेंज में आते ही आयरन डोम से निकली मिसाइल उसे उड़ा देगी और दुश्मन का हवा में ही काम तमाम हो जाएगा। कुछ दिन पहले इजरायल पर लेबनान ने रॉकेट दागे थे, जिसके बाद जंग जैसे हालात बन चुके थे और एक बार फिर इजरायल पर हवाई हमले का खतरा है, क्योंकि आशंका है कि लेबनान की तरह ही इजरायल के दूसरे दुश्मन भी उस पर रॉकेट दाग सकते हैं। वैसे इजरायल पर जमीन से हमला होने का भी डर है, इसलिए उसकी सेना जमीन से आसमान तक अलर्ट है, क्योंकि उसे पता है कि उसके आसपास दुश्मन तैयार खड़े हैं। जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इजरायल को अकेला करने का प्लान बना लिया, जिसके लिए उसने इजरायल के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाया और इजरायल के चारों तरफ युद्ध का मैदान सजा दिया। इधर देश में कोरोना के आंकड़ों ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो पिछले साल अगस्त महीने के बाद सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं।
इस बीच अंधाधुंध मिसाइल परीक्षण करने में लगे किम जोंग उन ने इस बार ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर डाला लेकिन अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया। जापान और दक्षिण कोरिया भी बुरी तरह कांप उठे क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस बार सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। और सॉलिड फ्यूल मिसाइल वो हथियार है जो अगर चल गया तो अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो बस हाथ मलता रह जाएगा। यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर, अमेरिका जैसी ताकतवर सैन्य शक्ति को भनक तक नहीं लगेगी और चंद सेकंड के अंदर वो उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश के हाथों तबाह हो जाएगी। इसलिए किम जोंग उन ने अपनी हवासोंग 18 मिसाइल के परीक्षण को अपने शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना दिया। गाजे बाजे के साथ लंबे चौड़े ट्रक पर भारी भरकम मिसाइल को टेस्ट ग्राउंड में लाया गया और जैसे ही मिसाइल फायर हुई धरती की कपकपी छूट गई। धुएं का जबरदस्त गुबार छोड़कर मिसाइल आसमान में उड़ गई। ये मिसाइल टेस्ट तब किया गया जब किम जोंग उन के दादा की बरसी भी है और किम जोंग उन को भी सत्ता में 11 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए डबल जश्न मनाने के लिए उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया और किम जोंग उन ने ताल ठोककर दावा कर दिया कि यह उनकी सबसे ताकतवर मिसाइल है। क्योंकि उत्तर कोरिया ने अब तक लंबी रेंज की जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं वो लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलती हैं। दिक्कत यह है कि लिक्विड फ्यूल इंजन वाली मिसाइलों को हमले के लिए तैयार करने में कई घंटे लगते हैं और जंग में तो 1 सेकंड से ही बाजी पलट जाती है। लिक्विड फ्यूल इंजन मिसाइलों की ये खामी उत्तर कोरिया की वो कमजोरी है जिससे अमेरिका किम की मिसाइलों को लॉन्च पैड पर ही ढेर कर सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को छिपाना भी आसान होता है और वो लॉन्च भी जल्दी हो सकती हैं। इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दी, लेकिन किम जोंग उन को कहां फर्क पड़ना था। यही वजह रही कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जबानी वार तो किया ही, उन्होंने हवाई ड्रिल भी कर डाली, जिसमें अमेरिका के B-52H बॉम्बर से लेकर दक्षिण कोरिया के F-35A और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। दोनों देशों ने एक साथ ड्रिल करके किम जोंग उन को सीधी धमकी दी कि वो अपने मिसाइल परीक्षण पर ज्यादा इतराएं नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ये बॉम्बर और फाइटर जेट उत्तर कोरिया पर टूट पड़े तो वो एक पल के लिए नहीं टिक पाएगा। इधर ईडी ने झारखंड के रांची जमीन घोटाले के एक मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में 20 जगह छापेमारी की थी, जहां से उन्होंने इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ठिकानों पर भी छापेमारी की। जिस सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में छापे पड़े वो सेना से जुड़ी है। उधर खबर है कि अमेरिका रूस और चीन की मिसाइलों को टक्कर देने के लिए अपनी एक आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में परमाणु हथियार फिट करने जा रहा है, ताकि परमाणु जंग छिड़ने पर अमेरिका रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से पीछे न रहे। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी LGM-35A सेंटिनल मिसाइल को री एंट्री व्हीकल से लैस करने जा रहा है। री एंट्री व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा होता है जिसमें परमाणु बम होता है। लगभग 6000 परमाणु बमों के साथ रूस परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है। अमेरिका उससे थोड़ा पीछे है और तीसरे नंबर पर चीन है, और रूस और चीन तो वैसे ही दोस्त हैं। ऐसे में वो दोनों जब साथ आएंगे अमेरिका के लिए मुकाबला मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में छात्रों के एक संगठन ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि चीन ने कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों के नाम बदलकर उन्हें अपना हिस्सा बताया था, जिसका विरोध करने के लिए वहां सैकड़ों छात्रों के साथ साथ इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए। जान भी देना पड़ेगा, हम इंडियन आर्मी के साथ में मिलके लड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन के खिलाफ पूरे इलाके में विरोध मार्च भी निकाला। उधर रूस की सेना ने जापोरिजिया में मौजूद यूक्रेन के एक हथियार डिपो को मिसाइल से हमला कर तबाह करने का दावा किया। रूस का यह भी कहना है कि हथियार गोदाम के तबाह होने से यूक्रेन की सेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस गोदाम में अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना पुतिन के सैनिकों पर करने वाली थी। रूस के मुताबिक जैसे ही उसे यूक्रेन के उस हथियार गोदाम का पता चला, उसकी सेना ने फौरन उस पर मिसाइल छोड़ दी, जिसके गिरते ही वहां ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मिसाइल गिरने के बाद हथियारों के गोदाम में जोरदार विस्फोट होते दिखाई दिए। पहले आग का एक बड़ा गोला उठा और फिर काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। मतलब पुतिन की सेना ने एक बार फिर जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों को मात दे दी। जापोरिजिया पर रूस ने पिछले साल मई में कब्जा कर लिया था। तभी से ज़ेलेंस्की की फौज वहां से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ने में जुटी है। लेकिन कई महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी यूक्रेन की सेना जापोरिजिया पर जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जापोरिजिया से रूसी सैनिकों को भगाने के लिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से हमला बोलने की तैयारी में थे, और इसीलिए वो वहां अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों को जुटाने में लगे हुए थे। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की का प्लान तब फेल हो गया जब उसकी सेना ने हथियारों के गोदाम पर मिसाइल दाग दी। मतलब जापोरिजिया को पुतिन के कब्जे से छुड़ाने की ज़ेलेंस्की की रणनीति धरी की धरी रह गई। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में हार नहीं मानी
और इसीलिए वो वहां मौजूद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए लगातार हमले कर रही है, जिससे परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही दुनिया भर के परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने प्लांट के पास जंग रोकने की अपील की थी, क्योंकि अगर एक भी मिसाइल परमाणु प्लांट पर गिरी तो रेडिएशन से पूरे यूक्रेन में तबाही मच जाएगी और रेडिएशन की चपेट में आने वाला हर इंसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए IAEA ने बमों और मिसाइलों से प्लांट को बचाने के लिए चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाने की सलाह दी थी, लेकिन रूस का दावा है कि IAEA के उस प्रस्ताव को यूक्रेन ने ही मानने से इनकार कर दिया था। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ की गई। पंजाब के विजिलेंस विभाग ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ की गई। पंजाब के विजिलेंस विभाग जाने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ बुला लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से विजिलेंस विभाग ने मोहाली में पूछताछ की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन लीक मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 21 साल के IT इंजीनियर जैक टेशेरा को गिरफ्तार कर लिया है। जैक पर पेंटागन की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पेंटागन से खुफिया जानकारी लीक होने के बाद अमेरिका के कुछ दोस्त उससे नाराज तक हो गए थे, क्योंकि उन दस्तावेज में कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिनसे वो दुनिया के सामने बेनकाब हो सकते थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ महीने पहले IT इंजीनियर जैक टेशेरा ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के कुछ अहम दस्तावेज अपने दोस्तों के साथ एक ऑनलाइन चैट ग्रुप में शेयर किए। बाद में उन कागजात की तस्वीरें अलग अलग ग्रुप में शेयर की जाने लगी, लेकिन व्हाइट हाउस में खलबली तब मची जब पेंटागन के वो अहम दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि पेंटागन से लीक हुए उन दस्तावेज में अमेरिकी सेना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी थी। अमेरिका किस देश को अपना दुश्मन मानता है और उसे घुटनों पर लाने के लिए वो क्या कर रहा है, इसका भी जिक्र था। और इसी वजह से शेयर किए गए उन कागजात से अमेरिका की सुरक्षा दांव पर लग गई थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जैक टेशेरा ने पेंटागन के जो दस्तावेज लीक किए थे उनमें यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां भी थीं। इसके अलावा उन दस्तावेज में अमेरिका के उन साथियों के बारे में भी जानकारियां थीं जो उसके लिए दुश्मनों की जासूसी करते हैं, जो जैक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। जिसका पता चलते ही फौरन FBI ने जैक को अमेरिकी सरकार और सेना के संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। FBI ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर जैक दुनिया की सबसे सुरक्षित अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में मौजूद अहम दस्तावेज तक कैसे पहुंचा, क्योंकि पेंटागन वो जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 21 साल के जैक ने वहां सेंध लगाकर सुपर पावर अमेरिका को ही घुटनों पर ला दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैक मैसाचुसेट्स के एक मिलिट्री बेस पर एयरमैन के तौर पर काम करता था। उसके पास केबल के रखरखाव के अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशंस नेटवर्क की देखरेख की भी जिम्मेदारी थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जैक ने जिस ग्रुप में दस्तावेज शेयर किए थे उसमें 24 लोग शामिल थे, जिनमें ज्यादातर जैक के दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो अमेरिकी नागरिक नहीं थे। इसीलिए FBI ने जैक को गिरफ्तार करने के बाद उस ग्रुप से जुड़े सभी लोगों की जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि रूस और चीन ने गुपचुप तरीके से हथियारों की बड़ी डील की। यही नहीं, अमेरिकी अखबार के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में चीन के कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया और उन्हीं हथियारों के दम पर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में मोर्चा संभाल रखा है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूसी सेना इन दिनों हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है। उसके हथियारों के गोदामों में बहुत ही कम मिसाइलें, बम और गोला बारूद बचे हैं। ऐसे में रूस के लिए जंग को जारी रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए पुतिन ने चीन से हथियारों की मांग की थी, जिसके बाद उनके दोस्त शी जिनपिंग ने भी उन्हें निराश नहीं किया। दावा है कि दोनों ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर हथियारों की बड़ी डील कर ली। कहा जा रहा है कि इसके बाद चीन ने उन हथियारों को यात्री विमानों की आड़ में रूस भिजवाया ताकि किसी को भी शक न हो। और इस बात का पता अमेरिका को तब चला जब उसने रूसी खुफिया विभाग की निगरानी की। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसी के बाद चीन की पोल खुल गई, जिसे हाल ही में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि वो पुतिन की सेना को किसी भी कीमत पर हथियार न दे, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देश चाहते हैं कि हथियारों की कमी से घबराकर रूसी सेना जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म कर दे। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में चीन ने रूस का साथ दिया, जबकि पिछले महीने ही शी जिनपिंग ये कहकर रूस गए थे कि वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच शांति समझौता करवा सकते हैं। शी जिनपिंग ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी अखबार का दावा है कि वो यूक्रेन जंग को और भड़काना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़ी संख्या में अपने हथियार भिजवाए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि चीन ने कौन कौन से हथियार रूस को दिए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूस की मदद करने के लिए मिस्र 40,000 रॉकेट बना रहा है। ये चौंकाने वाली खबर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की टॉप सीक्रेट फाइल लीक होने के बाद सामने आई।
जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस का सामना कर रहे देशों के होश उड़ा दिए। क्योंकि यूक्रेन की जंग में पहली बार मिस्र का नाम सामने आया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो रूस को हथियारों की बड़ी मदद करने जा रहा है, जो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रूस इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पश्चिमी मीडिया में कई बार इस तरह की खबरें आई कि रूस का मिसाइलों का भंडार करीब करीब खत्म हो चुका है और इसी वजह से वो ईरान के ड्रोन पर पूरी तरह निर्भर हो गया। लेकिन अब पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मिस्र रूस के लिए 40,000 रॉकेट बना रहा है। और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 40,000 रॉकेट अगर यूक्रेन पर बरसा दिए गए तो फिर पूरा यूक्रेन खंडहर में बदल सकता है। इसी वजह से रूस के लिए मिस्र के रॉकेट बनाए जाने की खबर ने जंग के बीच खलबली मचा दी। क्योंकि पश्चिमी देश तो यही मानकर चल रहे हैं कि रूस कमजोर पड़ा तो जंग जल्द खत्म हो जाएगी और उसके पास हथियारों की कमी की खबर ने उन्हें राहत भी दी थी। लेकिन अब मिस्र रूस का खजाना फिर भरने जा रहा है। पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र इतने खुफिया तरीके से रॉकेट बना रहा है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जबकि अमेरिका मिस्र का बड़ा मददगार रहा है। मिस्र को हर साल अमेरिका से सैन्य मदद के नाम पर करोड़ों डॉलर मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसके रिश्ते अमेरिका से बिगड़ गए, क्योंकि मिस्र में मानवाधिकार के हनन का मुद्दा उठाकर अमेरिका ने उसकी सहायता में भारी कटौती कर दी थी, जिसकी वजह से मिस्र की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। कहा जा रहा है कि इसी बात ने मिस्र को अमेरिका से दूर करना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि अब अमेरिका ज्यादा वक्त तक उसका साथ नहीं देगा और माना जा रहा है कि इसी वजह से मिस्र ने रूस का हाथ पकड़ने का फैसला किया। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि मिस्र रूस की पहले की गई मदद के बदले रॉकेट बना रहा है। हालांकि रिपोर्ट में किस तरह की मदद की गई इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने मिस्र का तब साथ दिया जब वो भूख से तड़प रहा था, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन से गेहूं मिस्र नहीं पहुंच पा रहा था और उसी वक्त रूस ने गेहूं भेजकर मिस्र की मदद की थी। खबर के मुताबिक 2022 में मिस्र ने जितना गेहूं आयात किया उसमें एक बड़ा हिस्सा रूस का था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से मिस्र अब रूस का एहसान चुका रहा है और वो रूस के लिए 40,000 रॉकेट बना रहा है। इधर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा वाली फाइल पर उपराज्यपाल ने साइन कर दिए। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने इस मामले में एलजी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि लोगों तक बिजली सब्सिडी का फायदा पहुंचने से रोकने के लिए फाइल को एलजी ने रोका हुआ था, लेकिन बिजली सब्सिडी खत्म होने के आखिरी दिन एलजी ने इस फाइल पर साइन कर दिए। उधर ब्रिटेन के मीडिया में खबर चल रही है कि पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन 2 लाख सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह दावा भी यूक्रेन ने ही किया है, बल्कि खुद वैगनर ग्रुप का मुखिया ही ये बोल रहा है। यही वजह है कि वैगनर ग्रुप को चलाने वाले पुतिन के खासम खास येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया। वैगनर ग्रुप की बर्बरता के किस्से खुद यूक्रेन के सैनिक सुना चुके हैं, लेकिन अब वैगनर ग्रुप के कर्ता धर्ता येवगेनी प्रिगोजिन ही दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने 2 लाख सैनिक जुटा लिए हैं और उन्हें वो जल्द पूर्वी यूक्रेन में उतारने वाला है। प्रिगोजिन के मुताबिक उनकी जानकारी पक्की है, क्योंकि उन्हें सैटेलाइटों से यूक्रेन की रिजर्व फोर्स का पता चला है, इसलिए उनकी सेना भी भिड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन के जब 2 लाख सैनिक हमला बोलेंगे तो वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाके उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पुतिन अब कम उम्र के लड़कों को जंग के मैदान में उतारेंगे। नए कानून के तहत इन युवाओं की भर्ती जल्द की जाएगी ताकि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग में अपनी ताकत बढ़ा सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सबसे बड़ी चिंता अपने सैनिकों की घटती संख्या को लेकर ही है। इसीलिए उन्होंने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि रूसी सैनिकों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाएगी। इसके साथ ही पुतिन ने जंग में अपने और सैनिकों को भेजने की घोषणा की, जिसके बाद रूस में सैनिकों की नई भर्तियां शुरू कर दी गईं। यही नहीं, पुतिन ने तो 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को भी यूक्रेन युद्ध में सीधे उतारने का मन बना लिया। खबर है कि स्कूल से निकलते ही फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन खबर तो यह है कि स्कूल से निकले बच्चे जैसे ही सेना में भर्ती होने के लिए उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें फौरन ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जंग में उतार दिया जाएगा। और अगर उनकी तैनाती यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में की गई तो उन्हें ज्यादा सैलरी भी दी जाएगी। हालांकि रूस में इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन पुतिन झुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें स्कूल से निकले बच्चों को क्यों न जंग में उतारना पड़े। इधर हरियाणा के भिवानी कांड के मुख्य आरोपी मोनू राणा और गोगी को राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने इन दोनों को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस इन्हें भरतपुर लेकर आ गई। इन दोनों पर आरोप है कि ये हरियाणा के भिवानी में हुई नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल थे, जिन्हें 3 महीने पहले गो तस्करी के शक में अपहरण कर जिंदा जला दिया गया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस अब बाकी आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।
उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल रूस के लड़ाकू विमान ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल दाग दी थी, लेकिन वो रास्ते में ही नीचे गिर गई। दावा किया गया कि अगर वो मिसाइल ब्रिटेन के विमान से टकरा गई होती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता, क्योंकि नेटो और रूस की जंग शुरू हो जाती और पुतिन की सेना का सामना नेटो की सेना से होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल रूस ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल दाग दी थी। ये दावा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले साल 29 सितंबर को ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 काला सागर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और हवा में रेडिएशन के लेवल का पता लगा रहा था, या यूं कहें कि वो परमाणु हथियार ढूंढ रहा था, जिसके बारे में रूस को पता चलते ही उसके Su-27 ने RC-135 पर मिसाइल दाग दी, जो आधे रास्ते में ही गिर गई और एक बड़ा युद्ध टल गया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ऐसा रूस के पायलट की गलतफहमी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसे ब्रिटेन के विमान के बारे में सूचना तो दी गई थी, लेकिन मिसाइल फायर करने का आदेश नहीं मिला था। लेकिन उसने कमांड को गलत समझा और मिसाइल चला दी। अमेरिकी मीडिया ने इस घटना को डरावना बताते हुए खूब हल्ला किया और बताया कि कैसे एक बिना हथियारों के विमान RC-135 ने रूस के 2 Su-27 विमानों से खुद को बचाया, क्योंकि रूस के विमानों ने RC-135 का लंबी दूरी तक पीछा किया और जब वो यूक्रेन से 90 मिनट दूर था उन्होंने उस पर मिसाइल चला दी। हालांकि इस बारे में तब पता नहीं चल पाया था, लेकिन कई महीनों बाद अमेरिकी मीडिया ने उस घटना का ढोल पीटकर रूस की खिल्ली उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा और लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले कुछ खास लोगों के लिए ट्वीट के कैरेक्टर की लिमिट बढ़ा दी गई। कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्वीट के कैरेक्टर की लिमिट बढ़ाकर 10,000 कर दी, जिसका सीधा मतलब हुआ कि अब लोग ज्यादा शब्दों में ट्वीट कर पाएंगे। पहले ट्वीट की कैरेक्टर लिमिट 4,000 थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। हालांकि इस नई सुविधा का फायदा उठाने के लिए लोगों को ट्विटर ब्लू पर साइन अप करना होगा। ट्विटर ने अमेरिका से इस नई सुविधा की शुरुआत की। उधर LAC पर चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। इस मिलिट्री ड्रिल में थल सेना के साथ वायुसेना ने भी हिस्सा लिया, जो तवांग में पिछले साल दिसंबर में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना का 5वां सैन्य अभ्यास है। इस मिलिट्री ड्रिल में थल सेना और वायुसेना ने मिलकर चीन को अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोबमास्टर, चिनूक और Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों समेत T-90 टैंकों और सेना की कई टुकड़ियों को उतारा गया। वहीं सेना के जवानों ने कई घंटों तक घने जंगलों और ऊंची जगहों पर जंग लड़ने का अभ्यास किया। दिन के साथ साथ रात में भी जवानों ने दुश्मनों से भिड़ने की तैयारी की, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में कोई परेशानी न हो। इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद ये था कि भारतीय सेना किसी भी हमले से निपटने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो सकती है, क्योंकि पहले लद्दाख के गलवान और फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद चीन के खतरनाक इरादे जाहिर हो चुके हैं। वो LAC पर अक्सर इस तरह की हरकत करता है कि जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाए, और इसीलिए भारतीय सेना ने तवांग की घटना के बाद युद्ध की तैयारी तेज कर दी। पिछले साल दिसंबर के बाद से अब तक वायुसेना ने 2 तो थल सेना ने 3 सैन्य अभ्यास किए। इसके बाद दोनों सेनाओं ने मिलकर अप्रैल के पहले हफ्ते में LAC के नजदीक अपना दम दिखाया, जिसके तहत थल सेना और वायुसेना की क्विक रिएक्शन फोर्स ने चीन की घुसपैठ को नाकाम करने का अभ्यास किया। माना जाता है कि लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। वो अब पूर्वोत्तर के राज्यों में और खासकर LAC के नजदीक अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। हालांकि भारतीय सेना उसकी हर चाल को नाकाम कर देती है। इधर असम के गुवाहाटी में वहां के लोक नृत्य बिहू का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में असम के कलाकारों ने वहां के लोक नृत्य बिहू का सरसुजाई स्टेडियम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। असम के गुवाहाटी में हुए इस मेगा बिहू शो में 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिनका प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर उत्साह भी बढ़ाया। इस बीच बढ़ते कर्ज और कंगाली पर UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। UN की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान पर जो कर्ज है उसकी वजह से हालात और बिगड़ने वाले हैं, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत और पतली हो सकती है। UN की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के बाहरी कर्ज में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी और वहां आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा आएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनके देश पर इस समय 4 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और इस कर्ज में करीब 8% का इजाफा तो इसी साल जनवरी महीने में हो गया, क्योंकि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान नया कर्ज लेते गए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई और वो तेजी से कंगाली और कर्ज के दलदल में डूब गया। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच पाकिस्तान का बाहरी कर्ज यानी विदेशों से लिया गया उधार करीब दुगना हो गया था, जिससे उबरने के लिए अलग अलग देशों और संस्थाओं से नए कर्ज लिए गए, लेकिन पुराने कर्ज को पाकिस्तानी हुक्मरानों ने चुकता ही नहीं किया।
और 2022 के अंत तक ये हालत हो गई कि उसके मददगारों ने भी हाथ पीछे खींच लिए। यहाँ तक कि आर्थिक संकट में डूबते देशों को उबारने वाली संस्था IMF ने पाकिस्तान को नया कर्ज देने के लिए कई तरह की शर्तें लगा दी और अब UN की नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। उधर अफ्रीकी देश बोत्सवाना ने चीन के लड़ाकू विमानों को भारत के तेजस फाइटर जेट से सबक सिखाने की तैयारी कर ली। ये दावा अफ्रीका इंटेलिजेंस नाम की वेबसाइट ने किया, जिसके मुताबिक बोत्सवाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। अफ्रीका इंटेलिजेंस के मुताबिक बोत्सवाना की सेना अपने पुराने पड़ चुके फाइटर जेट को बदलना चाहती है, क्योंकि वो अभी कनाडा के CF-5A लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है, जिन्हें उसने साल 1996 में कनाडा से खरीदा था। लेकिन अब चीन के आधुनिक फाइटर जेट बोत्सवाना के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि चीन उसके दुश्मन देशों को लड़ाकू विमान दे रहा है, जिसकी वजह से उस पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अफ्रीका इंटेलिजेंस के मुताबिक इसीलिए अब बोत्सवाना भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को खरीदना चाहता है, ताकि वो चीन के फाइटर जेट के आगे कमजोर ना पड़े। असल में बीते कुछ महीनों में बोत्सवाना के रिश्ते उसके पड़ोसी देशों के साथ खराब हुए हैं। उसका आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे उसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए बोत्सवाना ने दक्षिण अफ्रीका से लगती सीमा के पास ही अपने फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि वो केवल दिन में ही लड़ सकते हैं, जबकि भारत का तेजस रात में भी सटीक हमले करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधकर उन्हें ढेर करने में सक्षम है। आधुनिक तकनीक से लैस ये विमान जंग के मैदान में रेडार को भी चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये अपने साथ मिसाइलें भी लेकर उड़ने में सक्षम है। अफ्रीका इंटेलिजेंस के मुताबिक इसीलिए बोत्सवाना इसे हर हाल में भारत से पाना चाहता है, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर एक बार वो इस फाइटर जेट को खरीदने में कामयाब हो गया तो उसके दुश्मन देश उसे आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हालांकि खबर के मुताबिक बोत्सवाना इससे पहले दक्षिण कोरिया के FA-50 लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता था, लेकिन उसने अपने प्लान को बदल दिया और बाद में उसने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने का मन बनाया, पर उससे बात नहीं बन पाई। लेकिन दावा है कि अब उसने भारत के तेजस को खरीदने का पूरा मन बना लिया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी के बाद अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने उन्हें आईना दिखा दिया। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को ललकारते हुए अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने की धमकी दी थी, जिस पर अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, जो भुखमरी से जूझ रहा है, वो तालिबान से क्या मुकाबला करेगा। असल में करीब 6 महीने से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को धमकी दी ताकि कुछ बात बन सके, लेकिन बिलाल सरवरी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत याद दिला दी। इधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ताधारी DMK पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने DMK फाइल्स नाम से कई जानकारियां मीडिया से साझा की और DMK नेताओं, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनके परिवार के लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इन दस्तावेजों को CBI को देने की बात कही। बीजेपी का दावा है कि DMK के कई और नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ भी कई सबूत हैं, जिन्हें आने वाले समय में जारी किया जाएगा। वहीं DMK ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ जारी प्रदर्शन की आग में पेरिस जल उठा। ये बिल कानून न बन पाए, इसीलिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस ने उन पर सख्ती बरतते हुए आंसू गैस के गोले दाग दिए। लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उन्होंने कुछ जगहों पर आगजनी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस का सब्र भी जवाब दे गया। उसने भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले बरसा दिए। असल में वहाँ की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक बिल लाई है, जिसके कानून बनते ही वहाँ रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी। इस बिल को संसद से पास किया जा चुका है, लेकिन अभी इस पर संवैधानिक परिषद की अंतिम मोहर लगनी बाकी है। इसीलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये बिल कानून न बन पाए। इस बीच यूरोप के देश नॉर्वे ने रूस के राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नॉर्वे ने रूस के 15 राजनयिकों को देश से निकालने का फैसला लिया, क्योंकि आरोप है कि इन राजनयिकों ने वहां रूसी दूतावास में काम करने के दौरान जासूसी की। यानी अब सीधे तौर पर नॉर्वे ने भी पुतिन से पंगा ले लिया। इससे पहले यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के लिए कई पश्चिमी देश उस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन इस बार नॉर्वे ने भी रूस को सबक सिखा दिया। नॉर्वे के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि जिन राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, जो नॉर्वे के लिए खतरा हो सकता था। इतना ही नहीं, रूस के राजनयिकों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मौजूद रहे।
और उन्होंने मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो से मशाव शहर तक का सफर किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मोजाम्बिक में ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाने से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया। इधर ताइवान पर किसी भी वक्त हमला करने को तैयार बैठे चीन ने नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। चीन अपनी सेना में केवल युवाओं को ही नहीं, पूर्व सैनिकों को भी मौका देगा, जिसके लिए उसने सेना में भर्ती के नियमों तक को बदल डाला। क्योंकि चीन को पता है कि उसका सामना केवल ताइवान की सेना से नहीं बल्कि अमेरिका की विशाल सेना से होगा, जो समंदर से लेकर आसमान तक उस पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में हो रहे युद्ध अभ्यास में 12,000 सैनिक भेजकर चीन को ट्रेलर भी दिखा दिया, क्योंकि चीन को समझ आ गया कि जंग छिड़ी तो इन हजारों सैनिकों की संख्या लाखों में बदल जाएगी, और इसीलिए चीन ने अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती का नियम बदला और पूर्व सैनिकों को फिर से मौका देने का मन बना लिया, जिसके लिए सेना से रिटायर हो चुके सैनिकों का शारीरिक और मानसिक परीक्षण किया जाएगा। और अगर सब ठीक रहा तो उन्हें एक बार फिर चीन की सेना में काम करने का मौका मिलेगा। यानी चीन पर दबाव बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि शी जिनपिंग अपने मन के डर को चेहरे पर नहीं ला रहे, और कभी ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करके तो कभी उसकी हवाई सीमा को ब्लॉक करके अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों की सेना में दोबारा भर्ती के उनके फैसले ने बता दिया कि शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनका सामना अमेरिका से होने वाला है और इंडो पैसिफिक रीजन में उसका साथ देने के लिए जापान और फिलीपींस समेत कई छोटे छोटे देश तैयार बैठे हैं। उधर चक्रवाती तूफान इल्सा से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में मौजूद कई इलाकों में तबाही मच गई। इसका सबसे ज्यादा असर समंदर के किनारे बसे इलाकों में हुआ, जहां तूफान के साथ भारी बारिश भी हुई, जिससे सैकड़ों मकान ढह गए और हजारों पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। चक्रवाती तूफान इल्सा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि समंदर के किनारे बसे इलाकों में कई बड़ी गाड़ियां भी पलट गईं। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड के तट से करीब 155 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में उठा, और जब वो ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। दावा है कि उस इलाके में पिछले एक दशक में इतना भयंकर तूफान नहीं आया, जिसने सबसे ज्यादा तबाही पोर्ट हेडलैंड में ही मचाई। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसके कई इलाकों में ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब ये कि वहां खतरा अभी टला नहीं है। चेतावनी दी गई कि तूफान के साथ फिर भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद पोर्ट हेडलैंड के प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। इसके तहत समंदर के किनारे बसे इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें घरों से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई, क्योंकि कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में वहां बाढ़ आने की भी आशंका है। इसी वजह से प्रशासन के लोग उस इलाके में राहत बचाव अभियान चलाकर लोगों को वहां से निकालने में जुटे हैं, ताकि बारिश और बाढ़ की वजह से किसी की जान न जाए। इधर दिल्ली पुलिस ने सुपर चोर के नाम से मशहूर चोर बंटी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर दिल्ली में 300 चोरियां करने का आरोप है, जबकि देश भर में उस पर चोरी के 500 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बंटी चोर को कानपुर से गिरफ्तार किया। हाल ही में उसने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक घर को अपना निशाना बनाया था। बंटी चोर, जिसे सुपर चोर भी कहा जाता है, वो टीवी शो बिग बॉस के सीजन 4 में भी नजर आ चुका है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में भेजी गई नेटो की 45% तोपों को तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके लैंसेट ड्रोन ने जंग में भीषण तबाही मचाई, और यूक्रेन में नेटो की जितनी भी तोपें तैनात हैं उनमें 45% को अकेले लैंसेट 3 कामिकाजे ड्रोन ने अपने दम पर बर्बाद कर दिया, जिनमें अमेरिका की M777 हॉवित्जर भी शामिल है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने लैंसेट 3 ड्रोन की मदद से यूक्रेन में तैनात एक M777 हॉवित्जर को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि लंबी रेंज के लैंसेट 3 ड्रोन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और रेडार सिस्टम को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये ड्रोन खास एंटी लेजर टेक्निक से लैस होते हैं, जिसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। दावा है कि रूसी फौज ने लैंसेट 3 ड्रोन की मदद से ही यूक्रेन के कई इलाकों में बढ़त हासिल की है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में हर साल होने वाली विक्ट्री डे परेड इस बार रद्द की जा सकती है। दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से पुतिन इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि रूस में हर साल 9 मई को आयोजित होने वाली इस विक्ट्री डे परेड में हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। रूस इस परेड के जरिए दुनिया को अपनी तीनों सेनाओं की ताकत दिखाता है, जिसमें खास तौर से टैंक, लड़ाकू विमान और न्यूक्लियर हथियार भी शामिल होते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग की वजह से रूस के हथियार गोदाम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उसे टैंक समेत कई हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है। दावा है कि इसीलिए पुतिन इस बार विक्ट्री डे परेड को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद रूस के 2 इलाकों में विक्ट्री डे परेड पहले ही रद्द की जा चुकी है। साथ ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में भी उस दिन कोई समारोह आयोजित नहीं होगा। हालांकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए क्राइमिया समेत बाकी इलाकों में परेड रद्द कर दी गई, क्योंकि दावा है कि क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए यूक्रेन वहां बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन हालात में परेड को रद्द करना पुतिन के खिलाफ जा सकता है।
क्योंकि जंग लंबी खिंचने की वजह से रूस में कुछ लोगों का भरोसा पुतिन से उठने लगा। ऐसे में इस ऐतिहासिक परेड को रद्द करने से उनकी कमजोर छवि लोगों के सामने आएगी। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे का जश्न मनाया जाता है और परेड आयोजित की जाती है, क्योंकि रूस ने इसी दिन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड अपने सैनिकों की संख्या दुगनी करेगा, ताकि कोई भी देश उसे आंखें दिखाने की हिम्मत न कर पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड 2 साल में ही अपनी सेना को ब्रिटेन की फौज से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। असल में जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से पोलैंड लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। उसने खाने पीने की चीजों से लेकर हथियारों तक की मदद भेजी है, लेकिन ये बात पुतिन को हमेशा से चुभती रही है। वो लगातार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी देते आए। बताया जा रहा है कि रूस की धमकियों को पोलैंड हल्के में नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसने यूक्रेन को भी पहले धमकी दी थी और बाद में उस पर धावा बोला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पोलैंड ने अब अपनी सेना के जवानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया, ताकि अगर जंग के हालात बने तो उनसे आसानी से निपटा जा सके। मौजूदा समय में पोलैंड की सेना में 1,50,000 से ज्यादा जवान हैं, जिन्हें वो 3 लाख तक पहुंचाना चाहता है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसकी सेना ब्रिटेन की फौज से 3 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अपने जवानों को आधुनिक हथियारों से भी लैस करेगा। बताया गया कि इसीलिए उसने अभी से कई देशों से घातक हथियार खरीदने शुरू कर दिए। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की का वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हथकड़ी पहनाकर जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी उस पर लाठियां बरसाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस के जवान उस लड़के को हथकड़ी पहनाकर सड़क पर घुमाते नजर आए। उस दौरान कई लोग उस लड़के का वीडियो भी बनाते दिखे। मामला है जिसमें पुलिस ने लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का मोटरसाइकिल सवारों ने पीछा किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी और उसी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन एक दिन पहले 3 मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करते दिखे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में तीनों के मुंह कपड़े से ढके नजर आए। बताया गया कि गुरुवार को मनकीरत औलख अपने काफिले के साथ घर की तरफ आ रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। हाउसिंग सोसाइटी के गेट के पास जब उनका सुरक्षा गार्ड कार से बाहर निकला तो उसे देख तीनों लड़के भाग निकले, जो काफी देर से उनका पीछे लगे थे। बम्बिहा गैंग से धमकी मिलने के बाद से ही पंजाब पुलिस के कई जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। कुछ निजी सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ रहते हैं। इसके बावजूद 3 मोटरसाइकिल सवारों ने कई किलोमीटर तक उनकी रेकी की, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई। बताया गया कि जिस बम्बिहा गैंग से मनकीरत को धमकी मिली थी, उसने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें दावा किया गया कि सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी जानकारी मनकीरत ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त से ही बम्बिहा गैंग पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उधर बिहार के कैमूर जिले में एक ट्रक बेकाबू हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ भाड़ वाले चांदनी चौक चौराहे पर धान की बोरियों से लदा एक ट्रक तेजी से आता दिखा। इसी दौरान वहां 2 लोग साइकिल से सड़क पार करते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां सड़क से गुजरती दिखी। तभी अचानक एक तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक वहां पहुंचा और उसने साइकिल से जा रहे दोनों लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें आरोप पत्र को रद्द करने की अपील की गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार पर संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस मामले में 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास पर फर्जी दस्तावेज बनाकर खाली पड़ी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा दोनों पर फर्जी तरीके से उस जमीन का नक्शा पास कराने और उस पर अवैध निर्माण करवाने का भी आरोप है। जबकि जांच में यह बात सामने आई कि यह जमीन मोहम्मद वसीम नाम के आदमी की थी, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद उस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। लेकिन कुछ साल बाद यह जमीन फर्जी तरीके से किसी और आदमी के नाम कर दी गई। जांच में पता चला कि उसका नाम लक्ष्मी नारायण है। आरोप है कि बाद में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने साजिश के तहत जमीन को अपने नाम करा लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि संपत्ति को हड़पने के लिए दोनों ने अपनी दादी रबिया बेगम के जाली हस्ताक्षर करवाए थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि संपत्ति से जुड़े कागजों पर उनके पूर्वजों का नाम है और इसीलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद फर्जी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पैसे भेजता था। एक रोज पहले ही यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में यह दावा किया कि वो पंजाब के रास्ते
पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक फर्जी कंपनियों के जरिए आईएसआई को हथियारों के पैसे भेजता था। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई एजेंट यूसुफ को अतीक ने पैसे भेजे थे, जो सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। और सूत्रों का कहना है कि अतीक कई बार यूसुफ से मिल चुका था। और ये बात भी पता चली कि जनवरी 2010 में असद और रूबी नाम के 2 पाकिस्तानी एजेंट को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। दोनों काफी वक्त से वहां नाम बदलकर छिपे थे और उन्होंने पासपोर्ट भी बना लिए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उस दौरान अतीक ने ही दोनों के पासपोर्ट बनवाने और उन्हें छिपने में मदद की थी। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ के भी तार पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक अशरफ नासिर नाम के आईएसआई एजेंट के सीधे संपर्क में था और वो उससे कई बार मिल भी चुका था। उसी दौरान जून 2011 में सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आईएसआई एजेंट फुरकान अहमद को उत्तराखंड के रुड़की से गिरफ्तार किया था। और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में फुरकान ने मददगार के तौर पर अतीक अहमद का नाम लिया था। हालांकि उस दौरान इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक न सिर्फ आईएसआई से जुड़ा था, बल्कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के भी संपर्क में था, जिनकी मदद से वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार पंजाब के रास्ते मंगवाता था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर को रिक्रिएट किया। एक दिन पहले ही यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को पारीछा बांध के पास एनकाउंटर में ढेर किया था। हालांकि पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर से पहले यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें मार गिराया गया। असद और गुलाम को एनकाउंटर में कैसे ढेर किया गया, न्यूज 18 की टीम ने उसी जगह पर इसे रिक्रिएट किया। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पारीछा बांध के पास छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन जैसे ही एसटीएफ की टीम दोनों को पकड़ने पहुंची, वो मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने उनका पीछा किया। इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरे, गिरने के बाद वो पैदल भागे। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल से गिरने के बाद दोनों ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दोनों को ढेर कर दिया। और पुलिस को असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर वाली जगह से मुठभेड़ के बाद खून से सने खाली कारतूस मिले। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये कारतूस पुलिस की बंदूक से निकले या असद के हथियार से। एनकाउंटर के बाद वहां पहुंची पुलिस ने खून से सने कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। खाली कारतूस मिला है, ये दूसरा कारतूस यहाँ से मुठभेड़ वाली जगह से मिला है। इससे पहले पुलिस आई थी और इसको लेकर के गई। फोरेंसिक जांच से ये पता चल पाएगा कि खून से सने कारतूस किसकी बंदूक से निकले। इधर दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई रविवार को पूछताछ करेगी। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। और अब सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया, लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भड़क गई। कार्रवाई से इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया गया कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफर होता था। सीबीआई के साथ ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज है अतीक अहमद से की जा रही पूछताछ पर। अतीक अहमद ने यूपी पुलिस की एसटीएफ को खुली धमकी दे दी है। उसने साफ कहा है कि वो यूपी की एसटीएफ से बेटे की मौत का इंतकाम लेकर रहेगा। ये बता रहे हैं पुलिस के सूत्र। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया और उसके बाद से ही अतीक अहमद के बेहद दुखी और परेशान होने की भी खबर आई थी। यह भी कहा जा रहा था कि वो फूट फूट कर रोया है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा यह है कि इस बार अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही गुस्सा निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में वो टूट गया और उसने ये भी कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है और बर्बाद हो गया है। यूपी पुलिस की एसटीएफ को इससे पहले भी उसने असद की भूमिका के बारे में कुछ जानकारी दी थी और सूत्रों के मुताबिक उसने बताया था कि असद की भूमिका उमेश पाल हत्याकांड में रही थी। उसने यह भी माना कि वो असद ही था जो बंदूक लेकर कार से निकलता हुआ दिखा था। और सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने उस दिन की पूरी घटना एसटीएफ को बताया यह गया कि असद को केवल शूटरों का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेश पाल गली में घुसा असद को लगा कि काम बिगड़ सकता है। अतीक अहमद के मुताबिक उसी वक्त असद गाड़ी से उतर गया और उसने पिस्तौल निकाल ली। मतलब यह कि अतीक अहमद ने एसटीएफ को बताया कि वो असद ही था जो सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता दिख रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक का दावा है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन की दुश्मनी बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका और चीन के लिए यहां से अब अपने कदम पीछे खींचना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका ने चीन के एकदम बगल में दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना उतार दी है। वो चीन के पास मौजूद फिलीपींस के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। फिलीपींस के साथ ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल है। अमेरिका के 12,000 से ज्यादा सैनिक चीन से लड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी देना, क्योंकि हाल ही में चीन ने ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की है। इसलिए अमेरिका ने फिलीपींस को अपना साथी बनाया और कुल 18,000 सैनिकों के साथ फिलीपींस से अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, ताकि चीन बिल्कुल भी हवा में न रहे कि हिंद प्रशांत महासागर इलाके में वही इकलौता बादशाह है। इसी हफ्ते चीन की सेना ने एक्सरसाइज करके ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो ताइवान पर हमला करके रहेगी और इसके लिए उसने एक एनिमेशन भी जारी किया था। इसलिए अमेरिका ने भी चीन को अपने तेवर दिखाने में जरा सी भी देर नहीं की और फिलीपींस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिसके बाद चीन अमेरिका पर और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने फिलीपींस के साथ एक डील भी की है, जिसके तहत वो फिलीपींस के ज्यादा से ज्यादा सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा, जिसका मतलब होगा अमेरिका की बेहद करीब से 24 घंटे चीन पर नजर। अमेरिका ने ताइवान को चीन से बचाने की कसम खाई हुई है। ताइवान के उत्तर में जापान और दक्षिण कोरिया हैं। दोनों अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी सेनाएं भी मजबूत हैं। ताइवान को चीन से बचाने के लिए यहां तो अमेरिका का मामला सेट है। परेशानी है ताइवान के दक्षिण में। यहीं पिक्चर में आता है फिलीपींस। ताइवान के दक्षिण में फिलीपींस है। फिलीपींस की लोकेशन की एक और खासियत है, वो ये कि उसके पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर भी है। वही दक्षिण चीन सागर जहां चीन ने अपनी मनमानी से पूरी दुनिया के नाक में दम किया हुआ है। यही वजह है कि फिलीपींस अमेरिका के लिए जरूरी है। मगर दिक्कत यह है कि चीन के सामने फिलीपींस की सेना कहीं नहीं ठहरती। उसकी सेना कमजोर है और युद्ध में कमजोर साथी से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। इसलिए अमेरिका फिलीपींस की सेना के साथ ड्रिल करके उसे धार देने में लगा है और इसके लिए उसने अपनी उन एंटी टैंक जैवलिन मिसाइलों पर दांव लगाया जो यूक्रेन की बहुत बड़ी रक्षक साबित हो चुकी हैं। मिलिट्री ड्रिल की जो तस्वीरें सामने आई उनमें अमेरिका और फिलीपींस के सैनिक कंधे पर जैवलिन रखकर सामने गाड़ियों को तबाह करते दिखे। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल करीब 500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर टैंक के एकदम ऊपर पहुंचती है और फिर वहां से एकदम स्पीड से नीचे आकर टैंक की छत पर फट जाती है। टैंकों की छत ही सबसे कमजोर होती है क्योंकि उनका कवच छत पर ही सबसे पतला होता है। जैवलिन टैंकों की इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाती है और उनकी छत पर वार करके उन्हें चीर कर रख देती है। उधर बिहार के कैमूर जिले में एक ट्रक बेकाबू हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़-भाड़ वाले चांदनी चौक चौराहे पर धान की बोरियों से लदा एक ट्रक तेजी से आता दिखा। इसी दौरान वहां 2 लोग साइकिल से सड़क पार करते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां सड़क से गुजरती दिखी। तभी अचानक एक तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक वहां पहुंचा और उसने साइकिल से जा रहे दोनों लोगों को टक्कर मार दी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में दोनों साइकिल सवार उसकी चपेट में आ गए और हादसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ट्रक से कुचले जाने की वजह से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि टक्कर लगने से 6 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इधर मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक सदस्य से संबंध रखने का आरोप लगा और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी से पहले गौतम नवलखा आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फई के संपर्क में थे। दोनों के बीच विदेश में मुलाकात का दावा भी किया गया। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच यूक्रेन के मिकोलाइव शहर में बारूदी सुरंगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। मिकोलाइव वही शहर है जिस पर रूसी सेना ने भीषण हमले किए थे, जिनमें यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा था। मिकोलाइव में अब भले ही शांति है, लेकिन वहां मौजूद बारूदी सुरंगें अब भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। वहां मौजूद बारूदी सुरंगों को बम निरोधक दस्ता ढूंढकर उन्हें नष्ट करने में जुटा है। उधर असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने एम्स की सौगात दी। उन्होंने पूर्वोत्तर के पहले मेडिकल संस्थान का उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला 2017 में खुद उन्होंने ही रखी थी, जिसके बाद महज 6 साल में 1120 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। परिवारवाद की राजनीति हावी होती है तब विकास होना असंभव हो जाता है। गुवाहाटी एम्स के साथ ही प्रधानमंत्री ने नलबाड़ी, नगांव और कोकराझार में बने 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।
इस बीच रूस से सस्ता तेल खरीदने के चक्कर में पड़े पाकिस्तान ने यूक्रेन को 25 लाख से ज्यादा रॉकेट दे दिए। सूत्रों से मिली इस खबर ने पाकिस्तान के डबल गेम के पोल खोलकर रख दी, क्योंकि वो रूस और यूक्रेन दोनों को अपने पाले में रखने की कोशिश में है और इसी चक्कर में उसने यूक्रेन को लाखों रॉकेट दे डाले। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड की मदद ली और 25 लाख रॉकेट यूक्रेन भेज दिए, जिन्हें 188 कंटेनर में भरकर जहाज से भेजा जा रहा है, जो पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचने वाला है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को ऐसे रॉकेट भेजे हैं जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में इस्तेमाल होंगे, जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान को इस हरकत की वजह से पुतिन का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ वो यूक्रेन को रॉकेट दे रहा है, दूसरी तरफ रूस से सस्ते तेल की भीख मांग रहा है। और इस बीच पाकिस्तान ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार यूक्रेन को गोला बारूद भेजा, यानी रॉकेट से पहले भी 3 बार यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जा चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में एक है। 4 इंजनों वाला यह विमान कई फीट की ऊंचाई पर भी लैंड हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस विमान से पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में और इस साल जनवरी के महीने में यूक्रेन को हथियार भेजे, जिन्हें लेकर C-17 ग्लोब मास्टर पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से रवाना हुआ और फिर भूमध्य सागर में बने ब्रिटेन के एयरबेस पहुंचा और वहां से रोमानिया के रास्ते यूक्रेन पहुंच गया, क्योंकि यूक्रेन की सीमा रोमानिया से भी लगती है। और मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए और अब की बार पाकिस्तान ने समंदर के रास्ते अपना जहाज भेजा, जिसमें लाखों रॉकेट हैं। यूक्रेन को पाकिस्तान से मिलने वाली मदद के बारे में भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिने ज़ेपार ने भी बात की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यूक्रेन और पाकिस्तान का दशकों पुराना रिश्ता था और इसीलिए पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान केवल यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा, बल्कि पुतिन से मदद मांग भी रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान के रॉकेट यूक्रेन पहुंचने वाले हैं और दूसरी ओर रूस से तेल पर बात होने वाली है, जो पाकिस्तान के दोहरे चेहरे की पोल खोल कर रख देता है। उधर संसद की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और सामान लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंच गए। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद उन्हें 12 तुगलक लेन पर मिला सरकारी बंगला खाली करना पड़ा और राहुल गांधी का सामान ट्रक में भरकर वहां से निकला। राहुल गांधी के घर से निकले दोनों ट्रक सीधे उनकी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पहुंचे। देखिए, ट्रक जो ट्रक है सामान से भरा हुआ, वो राहुल गांधी के घर से निकल करके अब सोनिया गांधी घर आ गया है। मानहानि केस में राहुल जमानत पर हैं। उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। फैसला 20 अप्रैल को आना है, लेकिन इससे पहले राहुल के बंगले पर खूब सियासत हुई। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी ने एक इमोशनल भाषण भी दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल के अकेले होने का जिक्र किया था। And I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family. राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद थे और सदस्यता जाने के बाद पहली बार उन्होंने और प्रियंका गांधी ने वहां रैली की थी। इधर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को असम के त्योहार बिहू पर एक गलत ट्वीट करना भारी पड़ गया, जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर लोगों ने काफी ट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने बिहू को असम की जगह बिहार का त्योहार बताते हुए ट्विटर पर लोगों को बधाई दे दी। हालांकि इसके बाद अपनी गलती मानते हुए उन्होंने लोगों से माफी मांग ली और ट्वीट डिलीट कर दिया। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है। वहाँ बोहाग बिहू नए साल के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस बीच कई दिनों से हो रही भयंकर बारिश की वजह से अमेरिका का फ्लोरिडा बेहाल हो गया। पिछले 24 घंटों में वहां 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह की बारिश वहां 1000 साल में एक बार होती है, जिससे फ्लोरिडा के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान फोर्ट लॉडरडेल शहर को हुआ। वहां से आई एक तस्वीर में बारिश का पानी एक इमारत के बेसमेंट में तेजी से भरता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग में कोई नदी घुस आई हो। यही नहीं, पानी भरने की वजह से शहर के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट की जो तस्वीर सामने आई उसमें पानी से भरे एक रनवे पर एक विमान खड़ा दिखा। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में शहर की सड़कों पर लोग बोट चलाते नजर आए। वहां के ज्यादातर मकानों में बारिश का पानी घुटनों तक भरा दिखा। ड्रोन से रात में ली गई एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में धमाके के बाद लगी भयंकर आग में झुलसकर 18,000 गायों की मौत हो गई। अमेरिका के इतिहास में किसी हादसे में एक साथ जानवरों के मरने की सबसे बड़ी घटना है, जिसकी वजह से टेक्सास के इस डेयरी फार्म में कोहराम मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। धुआं तो इस कदर फैला जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। काले धुएं ने कई एकड़ में फैले इस डेयरी फार्म को पूरी तरह ढक लिया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां भेजी गईं। आग बुझाने वाली टीम के कर्मचारियों ने कई घंटों तक कड़ी मेहनत की। बाद में जब फार्म के अंदर से गायों के शवों को निकालने का काम शुरू किया गया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां 50 या 100 नहीं बल्कि 18,000 गायों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कभी भी जानवरों की मौत नहीं हुई।
जिससे टेक्सास के इस सबसे बड़े डेयरी फार्म को भारी नुकसान पहुंचा। वहां एक गाय की कीमत $2000 यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 से भी ज्यादा है। जबकि वहां लगी भयंकर आग ने 18,000 गायों की जान ले ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी उपकरण में धमाका हुआ और उसी की वजह से आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे फार्म में फैल गई। उस वक्त ज्यादातर गायों को दूध निकालने के लिए बाड़े में बांध दिया गया था। इसी वजह से उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिल सका। इस दौरान वहां का एक कर्मचारी भी आग की चपेट में आ गया। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया। आग को जब तक बुझाया गया तब तक उस डेयरी फार्म की 90% गायें झुलस चुकी थी। यह आंकड़ा अमेरिका में रोजाना मरने वाली गायों की संख्या का करीब 3 गुना है। इधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। लक्ष्मण सावदी टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने 2 रोज पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और ये बात सच भी साबित हुई। लक्ष्मण सावदी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ सिद्धरमैया से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लक्ष्मण सावदी, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया बाहर निकले और खुद सिद्धरमैया ने लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 100% अथनी टिकट विल बी गिवन टू साउदी। ही इज कंटेस्टिंग ऑन कांग्रेस टिकट। सिद्धरमैया ने जिस अथनी सीट का जिक्र किया उसी सीट को लेकर लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, क्योंकि बेलगावी की अथनी सीट से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो हार गए थे। लेकिन इसके बाद भी वो पूरी ताकत से इसी सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, जिससे नाराज होकर बीजेपी की पहली लिस्ट आने के तुरंत बाद लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि पहली लिस्ट के 189 उम्मीदवारों में उनका नाम ही नहीं था। साथ ही अथनी सीट भी उनसे छीन ली गई थी। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार तक नहीं किया। हालांकि बीजेपी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से भी लक्ष्मण सावदी का नाम गायब था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लक्ष्मण सावदी येडियुरप्पा सरकार में 2019 से 2021 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के परिवहन मंत्री के रूप में भी काम किया। हालांकि बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने को जरा भी भाव नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में औकात पता चल जाएगी, कांग्रेस पार्टी दरवाजे के बाहर बैठाने वाली है। बीजेपी ने दावा किया कि लक्ष्मण सावदी अथनी से लड़े तो फिर चुनाव हार जाएंगे। उधर बेंगलुरु में पुलिस ने एक ऑटो से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। वहां अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसकी वजह से पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। वहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑटो से 2 बैग बरामद किए, जिनमें 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को शक है कि ये रकम वहां चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए लाई गई, इसलिए पुलिस पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ में जुट गई। इस बीच चीन और मंगोलिया के बीच मौजूद गोबी रेगिस्तान से उठा रेतीला तूफान चीन में लोगों का दम घुटने के बाद थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया में भी पहुंच गया, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल को धूल और रेत के गुबार ने इतनी बुरी तरह अपने चंगुल में ले लिया कि तस्वीरों में बड़ी बड़ी इमारतें तक धुंधली नजर आईं। पूरे के पूरे शहर का आसमान रेतीले तूफान की गिरफ्त में दिखा। एशिया के इस हिस्से में हर साल रेतीले तूफान आते हैं, क्योंकि वसंत के इस मौसम में गोबी रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ उड़ी धूल और रेत चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर उत्तर पूर्वी चीन पर कब्जा जमा लेती है और वहां से कोरिया प्रायद्वीप तक पहुंच जाती है। लेकिन गोबी रेगिस्तान से ज्यादा तापमान और कम गर्मी की वजह से ज्यादा रेतीले तूफान आ रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बैसाखी उत्सव के दौरान एक पुल अचानक गिर गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग पुल के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए भागने लगे, लेकिन पुल के दोनों तरफ पानी होने की वजह से उसके नीचे दबे लोगों को निकाल पाना मुश्किल था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव दल की कई टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पुल के नीचे फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस हादसे में 80 लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संसद परिसर में उनकी 133वीं जयंती पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हैदराबाद में उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर भी मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण के बाद उस पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस बीच खबर है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से चीन तेजी से डूब रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल वहां के तटों के पास समुद्र का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा।
जो कि पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर बढ़ने की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा। इसीलिए चीन पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। पिछले काफी समय से वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे छोटे छोटे द्वीपों और कई देशों पर आफत आ सकती है और वो डूब सकते हैं। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के मुताबिक 1980 में पहली बार मापे जाने के बाद से जलस्तर हर साल औसतन 3.5 मिलीमीटर बढ़ा, लेकिन पिछले साल यानी 2022 में समुद्र का स्तर 1993 से 2011 के औसत से भी 94 मिलीमीटर ज्यादा बढ़ गया। इसलिए समुद्र के किनारे बसे चीन के कई शहर डूब सकते हैं। तो वहीं पिछले साल खुद चीन ने समुद्र का पानी बढ़ने के पीछे ग्लेशियर पिघलने को बड़ी वजह माना था और इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया था और यह माना था कि इन्हीं कारणों से चीन के समुद्र तटों के पास वाले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। चीन के इन शहरों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नासा ने भी कुछ दिनों पहले समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर केवल 30 साल में 9 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन चीन में जिस तेजी से समुद्र का पानी बढ़ रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है। मतलब साफ है कि अन्य देशों के मुकाबले चीन पर समुद्र में डूबने का खतरा ज्यादा है। माना यह जा रहा है कि चीन कुदरत के साथ खिलवाड़ करने में लगा है, जिसका खमियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में आवारा कुत्तों ने एक 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुत्तों का झुंड उस बच्ची के पीछे दौड़ता नजर आया। इस दौरान एक कुत्ता पीछे से उस पर झपट पड़ा, जिसके बाद वो बच्ची सड़क पर गिर गई। हालांकि उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन कुत्तों को खदेड़ दिया। जो सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है वो समय पर ना होता तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन आवारा कुत्तों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उधर मुंबई के पास विरार में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित रैली में इस्तेमाल किए गए एक रथ पर हुआ, क्योंकि रैली के बाद कुछ लोग उस रथ को धकेलते हुए ले जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान रथ के ऊपर लगा झंडा बिजली के एक ट्रांसफार्मर से टकरा गया। गाड़ी लोहे की थी, झंडा भी स्टील का था। बिजली का जोरदार झटका लगने से 2 लोगों की वहीं मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस में हथियार बनाने के लिए लोग कम पड़ गए। मजदूरों की कमी की वजह से हथियार बनाने वाली कंपनियों में उत्पादन घट गया और नए हथियारों का निर्माण तो दूर, यूक्रेन के साथ युद्ध में इस्तेमाल हो रहे पुराने हथियारों और सैन्य वाहनों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही। यूरेशियन टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस के श्रम मंत्रालय ने स्वीकार किया कि वहां के रक्षा उद्योग में 20,000 मजदूरों की कमी है। बड़े पैमाने पर पलायन और भारी संख्या में सैनिकों की भर्ती को इसकी बड़ी वजह बताया गया। कई एक्सपर्ट का मानना है कि मजदूरों की कमी का यह आंकड़ा 2023 के खत्म होते होते 50,000 तक पहुंच सकता है। यानी इस साल के अंत तक रूस के हथियार बनाने वाली कंपनियों में मजदूरों की कमी पुतिन की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि 14 महीने से जारी जंग का अंत फिलहाल होता नहीं दिख रहा और अगर युद्ध चलता रहा तो रूसी सेना को बड़ी संख्या में हथियारों की जरूरत होगी। यही वजह है कि पुतिन हथियारों के लिए कभी शी जिनपिंग तो कभी उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की ओर देख रहे हैं। कच्ची मिट्टी से लगन इतनी लगाता क्यों है? कच्ची मिट्टी से लगन इतनी लगाता क्यों है? टूट जाएगा, घरौंदे को बनाता क्यों है? सौबात की एक बात कही विवेक ने, वो दिया है तो हवाओं से उसे लड़ने दे, बंद कमरे में उसे रखता रखाता क्यों है? मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।